एक बार फिर कर्नल RSN सिंह साहब मौजूद हैं। इस बीच में 2-3 बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिसमें एक जिसने राष्ट्रीय सुर्खियों को लूटा। आपको याद होगा कि अभी T20 का जो मैच चल रहा है, उसमें एक मैच भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और मैच में हार जीत हमेशा होती है। उसमें ऐसा तो होता नहीं कि दोनों टीमें जीतें या दोनों हारें। और इस मैच में पाकिस्तान जीता, उसके ऊपर भी किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। खेल का मैदान है, जो बेहतर खेलेगा वो अच्छा वो जीतेगा। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की जीत पर जम्मू कश्मीर में खास तौर से, और उस जगह जहां भारत की सरकार के पैसे और स्कॉलरशिप से जो बच्चे पढ़ते हैं, और वो भी MBBS के छात्र, पाकिस्तान की जीत पे स्टेडियम में ताली बजाना यहां तक भी समझ में आता है, उस पर खुशी जाहिर करना यहां तक भी समझ में आता है। लेकिन पाकिस्तान की जीत पर आप हॉस्टलों के अंदर जीवे जीवे पाकिस्तान का राष्ट्रीय गीत गाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहें, पाकिस्तान के बारे में और तमाम एक हिफोरिया क्रिएट करें। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो। 2016 के अंदर वेस्ट इंडीज और भारत का मैच था और भारत उसमें हार गया था। तब भी कश्मीर के अंदर जो जिहादी मानसिकता के लोकल बच्चे हैं, उन्होंने इसी तरीके से NIT के कैंपस में एक पूरा जुलूस निकाला था और भारत के खिलाफ नारे लगाए थे। उसकी प्रतिक्रिया में भारत के देश भर के बच्चों ने दूसरे दिन तिरंगा लेकर यात्रा निकाली और महबूबा मुफ्ती, जो उस वक्त की गृह मंत्री थी, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन किया और हिंदू बच्चों को हॉस्टलों में घुस के मारा। सवाल यह है कि आज पाकिस्तान की जीत पे, चाहे देश में राजस्थान में कोई टीचर हो या उत्तर प्रदेश में कोई हो, यह तर्क दिया जा रहा है कि देखिए साहब, ये तो खेल की बात है और खेल में तो ऐसा होता ही है। लेकिन ये क्या बात है कि भारत जब किसी के खिलाफ जीतता है तो फिर उतनी खुशी क्यों नहीं मनाई जाती, और पाकिस्तान भारत के खिलाफ जीत जाता है तो एक तरीके का, जिसे कह सकते हैं कि जो एंटी इंडिया एलिमेंट है, जो भारत के खिलाफ है, जो पाकिस्तान का हमदर्द है पाकिस्तान बनने के बावजूद भी, वो एलिमेंट बाहर निकल के आता है। सिंह साहब, ये क्या मानसिकता है, ये क्या एटीट्यूड है? क्या ये भारत में जो हिंदू रहते हैं, जिनके साथ ये फ्रॉड चलता है कि हम गंगा जमुना तहजीब के हैं, हम एक हैं, ये सब दिखाने के लिए है कि जब जब भारत की हार हो, जब जब भारत पे चाहे उरी का हमला हो, चाहे पठानकोट का मामला हो, ऐसे ताकतें हमेशा बाहर निकल के भारत विरोध का नारा क्यों लगाती हैं? उनके हमदर्द यहाँ इतनी स्पीड से और इतने एग्रेसिव होकर के नारेबाजी क्यों करते हैं? ये क्या मैसेज है, क्या मानसिकता है? नहीं, इसके पीछे जो मनोविज्ञान है या मनसा है कि इनको पाकिस्तान से जीत से ज़्यादा हिंदुस्तान की हार पर इनको हर्ष होता है। आप समझ रहे मेरी बात? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान एक जीता, पाकिस्तान एक देश है, अच्छा बुरा जैसी भी टीम हो उनकी, लेकिन हिंदुस्तान हारा। यानी इसीलिए मैंने वेस्ट इंडीज वाली बात आपको मैंने कहा हिंदुस्तान हारा। और खास करके इस बार जो आपने जश्न का जो लहर देखा, वो इसलिए भी है कि जो अभी जो अब डिस्पेंसेशन है, जो हमारी व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, उसको भी लोग कहीं वो हिंदू के चश्मे से, एंटी हिंदू के चश्मे से देखते हैं। तो जश्न का इनको, वो जीत का मज़ा इस बार दुगना चौगुना इनको महसूस हो रहा था। तो ये देखिए, जब ये इसका जब ये मैच खेलने की बात आई तो तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे, प्रिंट मीडिया पे बहुत ज़ोरदार बहस हुआ, पुरजोर बहस हुआ। कुछ बहस में मैं भी हिस्सा लिया, मुझसे पूछा गया, तो मैंने कई उनको जियोपॉलिटिकल कारण बताए। मैंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक फेल्ड स्टेट एक दूसरे फेल्ड स्टेट पे कब्जा कर लिया हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। आप तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसके पास आप जा रहे हैं कि भाई आप इनको रिकॉग्निशन मत दो, मतलब ऐसा करना चाहिए, आप उनको सैंक्शन डालो। ये हम लोग सब की मांग है कि पाकिस्तान को जो उसने कार्रवाई की है अफ़गानिस्तान में 20वीं सदी में, 21वीं सदी में आपको ऐसे मिसाल नहीं मिलेंगे कि जहां एक फेल्ड स्टेट ने दूसरे फेल्ड स्टेट पे कब्जा कर लिया। तो हमने कहा हम तो सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, और आप इस समय
ये प्रॉक्सी वॉर जब इस चरम सीमा पर पहुंच गई है कि पाकिस्तान से, ये कश्मीर से 8वां एग्जोडस, 8वां पलायन करने की कोशिश कराने की कोशिश है कराने की, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, पाकिस्तान द्वारा संचालित। ये जो पाकिस्तान के जो फुट सोल्जर हैं, ये प्रॉक्सीज हैं, ये कौन लोग हैं सर, ये कौन है? और आप सोचिए साहब कि वहाँ वो बिंद्रू साहब की हत्या हुई, जो इतने बड़े वहाँ पे इतने इज्जतदार एक फार्मास्यूटिकल वो शॉप चलाते थे, एक सिख महिला जो कि एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल, उनको उनकी हत्या की गई। दीपक चांद एक टीचर थे, उनकी हत्या की गई। हत्या करने का तरीका थोड़ा देखिए कि उनको कतारों में उनको खड़ा कर दिया गया, उनको आइडेंटिफिकेशन परेड हुआ, जो लोग मुसलमान थे उनको छोड़ दिया गया, इनको मार दिया गया। उसके बाद आपने देखा वो गोलगप्पा जो बेचने वाले थे पासवान, उनका किस तरीके से उनका कत्ल किया गया। तो ये सब, इसमें कोई शंका की बात नहीं कि प्रायोजित तरीके से ये हुआ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये बताइए कि अगर वहां की आवाम इसके खिलाफ होती या उनके इस क्रूरता, जिहादी क्रूरता के खिलाफ उनकी कोई ग्लानि होती, या उनमें वो कोई आत्मनिरीक्षण वो कर रहे होते, तो क्या ये जश्न मनाते वो? उनको मालूम नहीं है कि ये किसके द्वारा प्रायोजित है। उनको मालूम नहीं है कि ये जिहाद जो है, ये प्रॉक्सी वॉर है, जो मारने वाले हैं वो यहाँ पे उनके प्रॉक्सी सोल्जर्स हैं। तो हम इसीलिए इस बात के खिलाफ थे कि ये एक पोस्ट 370 के दौर का एक नए किस्म का जिहाद है। तो आपको 8वां एग्जोडस कोई करवाने की कोशिश करा। अब आपने तमाम एक जिनकी चर्चा एक मैं बाद में भी करूंगा, एक पूर्व IPS ऑफिसर है, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने एक आर्टिकल लिखी हिंदुस्तान टाइम्स में, और उन्होंने कहा कि ये सब बिल्कुल गलत हो रहा है और हमको लोगों को इस तरह से एलिनिएट नहीं करना चाहिए। अगर एलिनिएशन करोगे तो उनका कहने का तात्पर्य था कि जस्टिफाइंग कि ये टेररिज्म होगा। तो फिर उन्होंने बड़ी अपनी इतिहास दी क्रिकेट की और ये वो। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि चलो क्रिकेट तो अभी खेला जा रहा है ना, क्रिकेट एक आधुनिक गेम है, इसमें तो बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बातें हो रही हैं। हाँ, जेंटलमैन्स का गेम कहते हैं, जेंटलमैन्स का गेम कहते हैं। और पता नहीं ये अगर जेंटलमैन का ये गेम है तो ये जेंटलमैन हमको कॉलोनाइज क्यों कर रहे थे? कॉलोनाइज इतने जेंटलमैन थे तो फिर पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने गुलाम क्यों बनाया लोगों को? जलियांवाला बाग क्यों किया उन्होंने? जेंटलमैन थे तो कॉलोनाइज। तो मैं वो जो पूर्व IPS ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी सेवाएं इंटेलिजेंसी को भी दी हैं, तो उनसे मेरी ये आग्रह कि चलो अभी तो क्रिकेट है, इसके पहले का 7 एग्जोडस का आप क्या हिसाब देंगे? उस समय तो क्रिकेट नहीं था। 1990 में मतलब कौन सा उस समय था नहीं, चलिए 1990 में भी क्रिकेट खेला जा रहा था। और उसके पहले जो बुद्ध शिकन के समय से जो शुरू हुआ और तमाम ये शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के काल में ये जारी रहा। वहां कौन सा एलिनेशन था जब जनेऊ बाकायदा क्विंटल भर? तो ये 6 एग्जोडस हुए, उस समय कौन सा क्रिकेट खेला जा रहा था? तो मुझे इसी बात का ये है कि देखिए, हम लोग को खेल अगर आप देखें तो मुझे शायद ये मेरी जहां तक जानकारी है कि इस्लाम में ये भी इंटरटेनमेंट बैंड है, ये खेल भी इंटरटेनमेंट तो कुछ हिस्सा ही नहीं होगा। नहीं, ये एक तरह का इंटरटेनमेंट। और खेल, मैंने तो टेलीविजन पे यही कहा था अपनी डिबेट में, मेरा यही कहना था कि भाई जैसे खो खो है, जैसे कबड्डी है, वैसे क्रिकेट है। लेकिन ऐसे जो हमारे यहाँ महान मूर्ख विद्वजीवी हैं जो आर्टिकल भी लिखते हैं, ज्ञान भी देते हैं, इन्होंने नहीं पूछा कि पाकिस्तान में विभाजन के समय जो 21% हिंदू था, उनका एलिनेशन किस बात से था, उन्होंने क्या किया था?
जिसकी वजह से आपने उन्हें मार के 1.5% कर दिया। आए दिन आप वहां एलिनेशन नजर नहीं आता है, यहां मुसलमानों का एलिनेशन नजर आता है। जब पाकिस्तान बन गया, 21 लाख लोग मारे गए, तब कौन सा एलिनेशन था? तब किस मुसलमान को कोई काउंटर कर रहा था? कश्मीर बनाया, बंगाल बनाया, 2 टुकड़ों में बांटा, बंगाल के अंदर डायरेक्ट एक्शन हुआ। तो ये एलिनेशन का मामला एक तरफा ही है। कश्मीर के हिंदुओं को जब मारा गया तब किसी को नहीं समझ में आया कि एलिनेशन बढ़ेगा। कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा आपने, बुद्धिजीवियों को मारा, औरतों को मारा। तो ये तथाकथित फ्रॉड जो हैं, जो देश में सेवाएं देते हैं और फिर आर्टिकल लिख करके अपना ये झुंझुना गाते हैं भारत भाईचारे का, ये इनको भाईचारा आता कहां से है? क्योंकि सरकार की वर्दी में इनको कोई कुछ बोलता नहीं है। ये उसका भी एलिनेशन है कि जो झारखंड के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर है, अपने घर में मुसलमानों को जिहादियों की कहानी सुना रहा है, वो भी एलिनेशन है। सारा एलिनेशन का ठेका हिंदुस्तान के हिंदुओं ने ले रखा है क्या? तो इस तरीके के शब्द जब आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक ऐड हो गए। एक वो पाकिस्तान का मिनिस्टर है, पहले रह चुका है कश्मीरी मामलों का, वो कहता है कि साहब ये जो जीत है ये दुनिया के मुसलमानों की फतह है। अब वो इस्लामिक खेल से इस्लामिक फतेह को तो उसके बारे में तो मुंह खोला नहीं, और यहां जो लोग बोल रहे हैं उसके बारे में नहीं बोला। महबूबा मुफ्ती के बारे में कौन सा एलिनेशन है? उसके खानदान ने भारत का पैसा खाया, सरकार का पैसा खाया, यहां को लूटा, अब्दुल्ला ने लूटा, यहां से लेकर इंग्लैंड चले गए। ये कौन सा एलिनेशन है? महबूबा जब ये कहती है कि भाई वो बच्चे खुशी मना रहे हैं तो इसको आप बुरा क्यों मान रहे हैं, तो पूछे जब बच्चे खुशी मना रहे थे एनआईटी के ऑफिस में उसमें, तब आपने उनके ऊपर क्यों लाठी चलवाई? तो ये पाखंड है सर। ये मक्कार मुनाफिक इस देश के गद्दार मुसलमानों को एक तरीके से कोई जस्टिफाई करने की कोशिश करता है बड़े बड़े शब्दों से, कभी अंग्रेजी में, कभी आउटलुक में, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में, कभी इंडियन एक्सप्रेस में। ये सिलसिला है। तो क्या मानते हैं कि उस आदमी ने जो बयान दिया है शेख रशीद ने कि ये इस्लाम की जीत है, तो इस्लाम की जीत अब क्रिकेट का मैच तय करेगी। तो जितनी बार पिटते हैं फिर ये भी कहा करें कि इस बार इस्लाम पिटा, बिल्कुल। इंग्लैंड से पिटा, अफ्रीका से पिटा, हिंदुओं से पिटा, फिर क्यों नहीं कहते? और फिर हिंदुओं से कहते हैं तो कहें क्रिश्चियन से भी पिटा। नहीं, वही ये क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर जो शेख रशीद के मुताबिक अगर ये जीत इस्लाम की जीत है तो कल को हारेंगे तो इस्लाम की हार होनी चाहिए। नहीं, इससे पहले हार चुके तो कहते ना टेलीविजन पे, वैसे उनके कप्तान ने कहा था, माफी मांगी थी। नहीं यार, छोड़िए साहब, वो आपने कोई बात कह दी, माफी मांग ली, उसका कोई मतलब नहीं होता है। नहीं, जब पाकिस्तान हार गया था तो पाकिस्तान के क्रिकेटर ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से माफी, वो मैं आ रहा हूँ इस पे। उन्होंने जो कहा कि ये इस्लाम की जीत है, तो कल मैच हारेंगे तो इस्लाम की हार होगी। हाँ, कहिए ना, क्या कहते हैं? ये कैसा मजहब साहब कि क्रिकेट की तकदीर से इस्लाम की तकदीर लगी हुई है, और शायद ये बात सही है। नहीं, वो जानते हैं कि इस्लाम क्या है, क्योंकि इनकी तकदीर कभी खुमैनी के साथ लटकी रहती है, तो कभी वो सद्दाम हुसैन के साथ लटकी रहती है, कभी ओसामा बिन लादेन के साथ लटकी रहती है, आजकल वो तालिबान इनका के साथ लटका हुआ है। तो ये दौर तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये इस्लाम की विजय हुई है, कल हारेंगे तो इस्लाम की हार हो जाएगी। नहीं, अली की हत्या किसकी हार थी? तो वही मैं कह रहा हूँ, फातिमा बीवी की हत्या किसकी जीत और हार थी? तो इस्लाम की हार और तकदीर जो है ना, ये इनको इसने बिल्कुल सही कहा कि ये क्रिकेट का मैदान इस बात को तय करता होगा कि इस्लाम की तकदीर क्या होगी। दूसरा आपने बात किया ये वकार यूनिस, जो उनके फास्ट बॉलर जो थे। अब ये शख्स साहब आप देखिए, इसने क्या स्टेटमेंट दिया। कहते हैं कि सबसे बेहतरीन आलम ये था कि जब रिजवान को हमने देखा कि वो हिंदुओं के बीच में उसने नमाज पढ़ा। साहब, एक आदमी अंग्रेजी बोलते उसको सुना है? पढ़ा लिखा आदमी है। पाकिस्तान में वो थोड़े बहुत जो अंग्रेजी जान लेते हैं ना, जब ये खास करके क्रिकेटर्स, तो वो थोड़े एक्सेंट से बोलने की कोशिश करते हैं। इसकी बीवी जो है पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन है। 2005 से ये सिडनी में रहता है। इस आदमी के ये बयान की जब, और मुझे ये इस बात की ये कैसी मानसिकता है, ये कौन सी मानसिकता है कि इनको अपने पूर्वजों का याद ही नहीं मिटता है। इनका जो हिंदू पास्ट है ना, कहीं पर इनको बार बार इनको चिढ़ाता है, बार बार इनको मानसिक रूप से इनको प्रताड़ित करता है
क्योंकि कहीं तो ये बात कहीं खटकती है कि आखिर क्या वजह थी कि हम हिंदू से मुसलमान बन गए, वरना इतने साल हो गए पाकिस्तान बन गया। अरे तुम्हारे बाप दादा कितने अरे तुम्हारा फादर ऑफ नेशन का बाप तो तुम्हारे नहीं हम वही कह रहे हैं, कितने इसके वकार यूनिस का पता नहीं कौन, तो कोई तो हिंदू राई होगा। रंग से तो ये पठान वठान लगता नहीं है, देखने में काला पीला आदमी है, ठीक है ना। तो ये भी आप जानते हैं कि किस ओरिजिन का आदमी है, हमारे तरह है, हमारे तरह वो काला पीला आदमी है मेरी तरह, ठीक है। लेकिन ये कौन सी मानसिकता है कि इनको ये हिंदू होना इतना सताती है, इनको हिंदू होना सर उसमें एक बात लगती है सर, बात तो उनकी कुछ हद तक आपको थोड़ा उनको लीवरेज देना चाहिए। जिनके माँ बाप इतने डरपोक थे कि तलवार के जोर पे जिन्होंने शलवार पहन ली, अब ये कैसे बताएं कि हम उन कायर माँ बाप की औलादें हैं जिन्होंने अपना डर के मारे या 2 रुपए किलो चावल या जजिया से बचने के लिए, हम उनकी औलादें हैं। ये जिस दिन एहसास करेंगे इनका वजूद समाप्त हो जाएगा। उनका दर्द समझिए, वो जानते हैं कि किन की औलादें हैं, ये वही कमजोर माँ बाप की औलादें हैं। मुझे एक और बात बताइए कि क्या वो अल्लाह मियां ने वो संदेश भेजा था क्रिकेट खेलना चाहिए, कहा था क्या उन्होंने? हो सकता है कुरान मजीद की किसी आयत में लिखा हो। नहीं मतलब क्या जिहादियों के साथ जिहादियों का खेल खेलना क्या जायज है? क्या जिहादियों के साथ खेलना जायज है? क्योंकि एक जगह है कि उसमें संगीत। अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मैच हो और हार जाए तो कौन सा इस्लाम हारेगा? अली वाला जीतेगा या अबू बकर वाला जीतेगा या मोहम्मद का जीतेगा या आयशा का जीतेगा? कौन सा जीतेगा? ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको बता, ऐसे में क्या होता है साहब कि जो मैंने देखा है कि फिर कंपटीशन हो जाता है कि कौन हमसे बड़ा मुसलमान। अब पाकिस्तान बन गया, अब वहां पे कंपटीशन शुरू हो गई कि कौन किससे बड़ा मुसलमान। अब आपको मैं बताता हूं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने लियाकत अली खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, लेकिन हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से गए थे। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम में रहे, ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ा था। तो उस आदमी ने पाकिस्तान बनाने में जिन्ना की काफी मदद की थी, इसीलिए जिन्ना ने उनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया था। वो दूसरी बात है कि उनको मरवा दिया गया। हाँ, फिर वो मार दिए गए क्योंकि किसी ने ये सोचा कि मैं उससे भी बड़ा मुसलमान हूं। अब दूसरे आए जुल्फिकार अली भुट्टो, वो भी ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। इट वॉज जुल्फिकार अली भुट्टो जिन्होंने ये ब्लास्फेमी का कानून लाए थे, जो कि सबसे दुनिया का सबसे खतरनाक कानून है। जुल्फिकार अली भुट्टो वो भी ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, बड़ा अंग्रेजी बोलता था। उनको हमारे सब कॉन्टिनेंट में बड़ी वो है ना कि मतलब चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो कॉमन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कॉमन है। तो बड़ी वो भी अंग्रेजी बोलता था, ठीक है ना। तो उसको भी लटका दिया गया कि किसी ने ये सोचा कि मैं तेरे से भी बड़ा मुसलमान। उसने साबित भी किया। उसने साबित किया, ठीक है। उसके बाद बेनजीर भुट्टो, वो भी ऑक्सफोर्ड गई थी, उसको भी किसी ने इसलिए मारा, वन रीजन वाज कि वहां के जो क्लेरिक्स हैं उन्होंने कहा कि ये कुरान के खिलाफ है कि कोई महिला जो है वो प्रधानमंत्री बने। इस्लाम में तो हुकूमत का तो उसने कहा कि अच्छा इनका क्या योगदान था बेनजीर भुट्टो का? उन्हीं के प्राइम मिनिस्टरशिप में ये तालिबान को खड़ा किया गया था। नसरुल्लाह बाबर ने खड़ा किया था, ठीक है ना, इन्हीं के मंत्री थे। तो उनको भी किसी ने मार दिया। उसने कहा मैं तुमसे बड़ा मुसलमान। इमरान भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ है। तो आपने जो पूरा जो हायरार्की बताई है, नहीं तो अब इमरान के अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, लेकिन उनसे वरना इतिहास बहुत खतरनाक है इमरान साहब। कोई भी बड़ा साबित कर देगा। हाँ, कोई भी अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए साबित कर देगा मुसलमान। और यही आपने महबूबा और इसका नाम लिया ना, ये अब्दुल्ला का, इनका यही कि ये कहते हैं कौन बड़ा मुसलमान, ये कहते हैं कौन बड़ा प्रो पाकिस्तान।
दोनों में। अब देखिए, अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला प्रो पाकिस्तान, इतना प्रो पाकिस्तान हो गया, ठीक है, कि वो तो उसका बाप भी था शेख अब्दुल्ला, वो तो सब नहीं, शेख अब्दुल्ला की बात, पूरा सॉरी, खानदान, शेख पूरा, अब्दुल्ला यस। कि नेहरू को उनको जेल में डालना जो पड़ा। नेहरू उनके इतने दोस्त थे, उसे मजबूर हो गए कि अब उन्होंने एक वही आया कि अब उसका बेटा जो है वो उससे भी बड़ा प्रो पाकिस्तान, और उसका बेटा, अब साहब मैं तो ये इंडियंस का, मैं उसने आके मुझे याद एक स्पीच दी थी पार्लियामेंट में। अब चोरी के पैसे हैं इनके, खानदानी बाहर बाहर पड़े हैं, ये खानदानी चोटे हैं सर, खानदानी चोर हैं। अरे 5 मिनट इसने जो अंग्रेजी में बोला, आई एम एन इंडियन एंड दिस एंड दैट, एंड बोलना हमारे यहाँ लोग, अरे यार क्या भाषण दिया उन्होंने। अबे सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, तू क्या है, मैं इंडियन बोल के तुम हम पर फेवर कर रहा है? हाँ, ये बड़ा एहसान करते हैं। देखिए ऐसा दिल्ली में आके कुछ, कश्मीर में आके कुछ। वो प्रो पाकिस्तान। मुफ्ती मोहम्मद सईद इतना प्रो पाकिस्तान कि उसने ग्लोबल जिहाद लाया कश्मीर में, और मैं अपनी बेटी को इस्तेमाल किया, बेटी को। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके साथ गया था जम्मू। जी जी जी। आप ये कश्मीरी हिंदूज का एक जो एनुअल फंक्शन होता है, उसमें लंच में के समय में एक आदमी मिला मेरे को। उसने कहा, देखो मैं बाय प्रोफेशन मैं मतलब मेडिकल असिस्टेंट हूँ, और मैं ये इसको इंजेक्शन देने जाया करता था मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद को। तो कहा कि बाहर में तो वो गांधी उसके वरांडे में, ड्राइंग रूम में गांधी नेहरू के साथ ऐसे फोटो है, अंदर में बेडरूम में मैं जब इंजेक्शन देने था तो वहां जिन्ना की बड़ी फोटो थी। तो ये वही लोग हैं, यही कहानी है ऊपर से कि मुंह में राम बगल में छुरी, गांधी टोपी और नेहरू शेरवानी, लेकिन दिल के अंदर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जिन्ना की टेढ़ी गर्दन। सिंह साहब, इसमें एक आपने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कवर कर दी, लेकिन क्या मानते हैं कि क्या इस सब कॉन्टिनेंट में जहां क्रिकेट खेली जाती है, क्या मुसलमानों ने क्रिकेट को, इस प्रॉक्सी को, इन टूर्नामेंट को, आप कह सकते हैं कि पूरा क्रिकेट जो है एक जिहाद हो गया है इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और उसके माध्यम से चाहे साउथ अफ्रीका के अंदर मुसलमान हो उसका बिहेवियर देखिए, चाहे इंग्लैंड की टीम के अंदर मुसलमान हो तो उसका बिहेवियर देखिए। तो ये आप कह सकते हैं कि क्रिकेट का पूरा जिहादीकरण हो गया है, और वो जहाँ जहाँ है उसमें यही तरीके की, चाहे बांग्लादेश के मुसलमान खिलाड़ियों का बिहेवियर देख लीजिए, या आप अफ़गानिस्तान की टीम का जब मामला था तब भी देखिए। तो आप क्या मानते हो कि क्रिकेट जो है मुसलमानों के लिए एक नया जीत हार का पैमाना, और उसके माध्यम से जिहाद करना, उसके माध्यम से फील्ड में नमाज पढ़ना, दुनिया को ये बताना, ये क्या है? मतलब इसको कैसे देखते हैं आप इस बात को? नहीं, ये सब कॉन्टिनेंट की तो बीमारी है। हमारा सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं इससे बहुत त्रस्त हैं। पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत की। मुझे याद है जब मैं ये किताब लिख रहा था, द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, तो ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एजिस में मैंने ये किताब मैं लिख रहा था। तो किताब पब्लिश होने से पहले मुझे कहा गया कि आप एक टॉक दीजिए, इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी की अब आप कैसे पता करेंगे क्या है डिग्री इस्लामाइजेशन का? तो एक तरीका होता है कि जब उनके सैनिक सम्मेलन होते हैं, जो हमारे यहाँ सैनिक सम्मेलन बोलते हैं, उनके यहाँ भी होते हैं, उनको दरबार या जो भी कहा जाता है। तो वन मेजर इज कि आप देखें कि कितने लोग दाढ़ी रखे हुए हैं, कितने लोग दाढ़ी, उससे आपको डिग्री ऑफ इस्लामाइजेशन पता चल जाएगा। चीन में इसलिए उन्होंने दाढ़ी बैन कर रखा है, वहां तो सभी कुछ बैन है सर, है ना भाई? मैं समझ गया, बड़ी दाढ़ी बैन रखा है, ताजिकिस्तान में बैन कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है इस्लामाइजेशन को, कितनी रेडिकलाइजेशन, उसका क्या मापदंड, एक मापदंड ये है। उसी तरीके से आप अगर देखें क्रिकेट का जिहादीकरण, अब आप किसी के दिल में तो थर्मामीटर डाल के नहीं देख सकते,
लेकिन दाढ़ी, वेशभूषा, चाल ढाल, इसको डिमीनर कहते हैं। नहीं, खेल के मैदान में नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? सर वही मैं कह रहा हूँ, ये हाँ, उससे खास उससे वो भी एक मापदंड है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने अपने टॉक में उस दिन कहा था कि देखो, मैं तो टीनेजर था उस समय जब पहली बार ये टीम आई थी। कई सालों के बाद आपको मालूम है पाकिस्तान से क्रिकेट हमारा हुआ, और उस समय टेलीविज़न भी मतलब एक नया चीज़ थी। तो हमने जो उस समय देखा था, आसिफ इकबाल, ज़ाहिर अब्बास, ये वो ये भी था, ये इमरान खान भी था, ये सारे। तो ये इन्होंने भारत का दौरा किया था, पाकिस्तान में भी एक सीरीज़ हुई थी, बड़े अंग्रेजी बोलते थे ये, ठीक है ना। और हमारे यहाँ तो मालूम है आपको है कि, लेकिन इस तरह का रेडिकलाइजेशन फील्ड में देखने को नहीं मिलता था। लेकिन उसके बाद में आपने देखा कि उस तरह की दाढ़ी, जैसे मधुमक्खी का कोई छत्ता हो, उस तरह के वो उनका जो वो क्या नाम था, अरे इंजामुल हक, ये सब बाद में उनके अच्छा, वहां से जितने भी हैं, जावेद मियां, यूसुफ यूहाना, तो इस तरीके के लोग। और फिर ये बाद में ये दौर शुरू हुआ, ये आपने जो कहा, नमाज पढ़ना, हर बात में अल्लाह अल्लाह बोलना, ठीक है ना, हर उसमें, मतलब वो जो अभी ये यूनिस ने बोला कि इसकी मानसिकता देखो आप, जो मैं कह रहा था। तो अब हुआ क्या है साहब कि आपको तमाम देशों में आप देखेंगे, चाहे वो ब्रिटेन के लिए खेल रहा हो, वो साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहा हो, लेकिन वो एक अजीब सी वेशभूषा, एक अजीब सा वो, शायद उनके लिए बड़ा स्पिरिचुअल मामला हो, लेकिन वो इट्स नॉट ए स्पिरिचुअल। उसमें तो कहीं नहीं लिखा। नमाज फील्ड में पढ़ना, जो कह रहा है कि हिंदुओं के सामने नमाज, इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। फील्ड में, क्रिकेट के मैदान में नमाज पढ़ना और सड़कों पे नमाज पढ़ना, ये दोनों एक ही तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। They want to show the power, they want to demonstrate the power. ये दोनों एक तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट साहब। पूजा याचना जो भी है, वो आपका पर्सनल मामला, नहीं, वो शांति में होती है, यहाँ कहाँ सड़क में बैठ के होती है। नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन से सर। और ये जो इंटेलेक्चुअल है, इनके बारे में नहीं बोलते कुछ, ये एलिनेशन हो जाएगा। सड़क पे नमाज पढ़ना रोक दो तो एलिनेशन हो गया। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और अगर आप यहाँ हिंदुस्तान में देखें, जो मदरसे हैं, आपको बहुत सारे देखेंगे आजकल मदरसों में भी वो टोपी, वो अपनी वो वाली टोपी पहन के, और छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का वो कुर्ता, वो भी पहन के आपको बार बार देखें कि देखो मदरसे में क्रिकेट हो रहा है। एक तरफ काफिरों का ये गेम, दूसरी तरफ आपका कुरान, हदीस, शरीयत की पढ़ाई। अब ये दोनों का जब मिश्रण होगा तो क्रिकेट का जिहादीकरण तो होगा ही। वही आपको क्रिकेट का जिहादीकरण देखने को मिल रहा है। इनको वो छोटे भाई के पैजामा वाला, वो कभी हाई जंप जाके ओलंपिक में नहीं जाएगा, वो जैवलिन नहीं फेंकेगा, ठीक है ना, वो सॉकर का प्लेयर नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें दम चाहिए, उसमें दाढ़ी और पैजामा जिताएगा। ये जो यूनिस जो बोल रहा है, यूनिस, अरे एक दो ब्रॉन्ज दिलवा देते यार पाकिस्तान को ओलंपिक्स में, मर्दों का जो गेम है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे अल्लामी और इस्लाम मर्दों का, या मतलब हमारी जो हमारी महिलाएं देखो। नहीं, फिर अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये तो क्रिकेट की हार या जीत ही इस्लाम की हार है, और बाकी खेलों में इस्लाम नहीं है। वहां पे क्या है? क्योंकि वहां पैदल है, वहां कुछ है ही नहीं, वहां कुछ है नहीं, वहां इस्लाम है ही नहीं, वहां पैदल है। तो टोक्यो में इस्लाम न हारा न जीता। इंग्लैंड की टीम से हारते तब नहीं कहते हम ईसाइयत से हार गए। जी जी जी। ये अजीब बीमारी है क्या? ये कुछ पागल वागल टाइप के लोग हैं, और पूरी दुनिया में नफरत ही फैलाएंगे। एक और फवाद चौधरी हैं, ओहो, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। एक और उन्होंने कहा कि ये जो जश्न मना रहे हैं हमारे जीत पे लोग, कश्मीर में इसका संज्ञान लेना चाहिए हिंदुस्तान की सरकार को, और इसलिए कश्मीर खाली कर देना।
तो जब एक होम मिनिस्टर बोल रहा हो, एक आईएनबी मिनिस्टर बोल रहा है, इमरान खान ये इस दौरान वहां पे था सऊदी अरेबिया में, उसने एक बयान जारी किया कि वो जिस तरह से भारत की हार हुई है इस क्रिकेट मैच में, ये बातचीत को शुरू करने का ये अच्छा वक्त नहीं है, क्योंकि हम दुनिया में जूते खा रहे थे, जीत से हमारे अंदर थोड़ी हवा भर गई है। तो जहां पे इतने तरह के पॉलिटिकल जो इस तरह के जियोपॉलिटिक्स मिक्स्ड हुए गेम के साथ, आपको क्या जरूरी है खेलना साथ? ये भी बात आप नहीं, आप देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं क्यों कह रहा था, ये नहीं कि गेम और वो सब, इतनी बुद्धि और इतना विवेक मेरे में भी है कि मैं समझ सकता हूँ इन बातों को, लेकिन आप एक्सोडस करवाएं, आप अपने जिहादी दरिंदों से खून करवाएं हिंदुओं का है, और फिर उसके बाद आप क्रिकेट मैच खेल लें। नहीं, आप मैदान में फौज में हार गए तो क्रिकेट की मैदान की जीत को आप बातचीत का वो बना रहे हैं। फिर आप क्रिकेट खेल लो, फिर लोगों का गुस्सा जो है क्रिकेट के मैच के बाद बंट जाए, फिर जो लोग प्रताड़ित, जो पीड़ित लोग हैं, जो विक्टिम्स हुए, उनसे ध्यान हट जाए आपका, और फिर उसके बाद जिहादी हमला करो और फिर क्रिकेट खेलो। तो ये जो कैलिब्रेशन है क्रिकेट के द्वारा प्रॉक्सी वॉर का, वो मुझे मंजूर नहीं है, और ये जो हमारे पूर्व जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि उनको इतना उनको भी है कि जो ये साइकिल चल रहा है इसका, ये क्रिकेट, डिप्लोमेसी, जिहादी अटैक, फिर थोड़ी देर, मतलब वो कैलिब्रेट करते जा रहे हैं और आप क्रिकेट खेलते जा रहे हैं। हमें एलिनेशन की बड़ी चिंता है। हमें एलिनेशन। दूसरा साहब, एक ये बताइए कि क्या इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्या मेडिकल स्टूडेंट, क्या आर्ट्स, क्या विज्ञान का, क्या स्टूडेंट, सबकी एक सी जहादी तो इससे ये भी जाता ना कि हिंदुस्तान में ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी जिनकी आप बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे, कि देखिए जो मुसलमान गरीब है, मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए ऐसा है। तो जावेद अख्तर जैसा मक्कार, नसरुद्दीन शाह जैसा मक्कार, हामिद अंसारी जैसा मक्कार, जिसका भतीजा जो है वो माफिया डॉन है, मुख्तार अंसारी, ये सब पढ़ने लिखने के बाद इनका जिहाद क्या है? तो गरीबी और भुखमरी और बेरोजगारी का जिहाद से क्या संबंध है? तो उनका मान लीजिए कि अब कि वो लोग भटक गए हैं, वो एलिनिएट हो गए। साहब, वो क्या फाइनल ईयर जब पहुंचेगा एमबीबीएस का, तब वो देशभक्त हो जाएगा? नहीं, तो फ्रांस का जो बच्चा था वही भटक गया था वहाँ, वो मतलब वो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर तक पहुंचेगा, तब तक हम इंतजार करें, तो हम इंतजार करें कि वो ठीक हो जाएगा। अभी कल की बात है, एक 23 साल का आर्मी ऑफिसर शहीद हुआ है। ठीक है, तो अब देखें कि 23 साल की उम्र में हम एक आर्मी ऑफिसर से, एक जवान से हम क्या अपेक्षा करते हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि आप एलिनिएटेड हैं। कोई है, ये नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है इन मक्कारों को, गद्दारों को बचाने के लिए एक दुकान चल रही है। इसके पहले मैं भूल जाऊं ये चीज कि एक संगरूर में कुछ कश्मीरी छात्रों ने यही नारेबाजी की, जश्न मनाया, और कुछ बिहार के और उत्तर प्रदेश के छात्र से वो भिड़ गए वहां पर। आप बताइए कि अपने भारत माता के प्रति जज्बाती होना क्या खराब बात है? नहीं, दुश्मन के देश के प्रति वफादार होना वो अच्छी बात है, अपने देश के प्रति वफादार होना और क्या उनका भिड़ना गलत है? लानत है ऐसी जवानी का जो कि जिसमें ये जुनून न हो देश का। और ये उसके भी के बारे में कहा कि नहीं, उनको ये नहीं करना चाहिए था, गलत ये था। अरे उन्होंने तो सबसे ज्यादा अपने अच्छे परवरिश का परिचय दिया, और ये जितने छात्र हैं जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये गंदे परवरिश के बच्चे हैं और हमारे पैसे से पढ़ रहे हैं, हमारे टैक्स से गंदे परवरिश का। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के लड़कों ने जो किया
उन्होंने एक अपने अच्छे चरित्र का परिचय दिया, राष्ट्र चरित्र, नेशनल कैरेक्टर। एंड डू यू नो व्हाट इज, मैंने अपनी एक किताब में ये लिखी है कि व्हाट इज नेशनल कैरेक्टर, द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इज नेशनल कैरेक्टर। तो उन्होंने अच्छे नेशनल कैरेक्टर का परिचय दिया। और वो जो हमारे पूर्व आईपीएस ऑफिसर जो हैं, उनको इस बात को मालूम होना चाहिए कि पंजाब के अभी जितने शिक्षा संस्थान हैं, खास करके पटियाला, चंडीगढ़, इस इलाके में, संगरूर, ये सब के इलाके में, वहाँ भारी मात्रा में कश्मीरी छात्र हैं जो कि उसको एक बेस को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कश्मीर में ऑपरेशंस के लिए एक बेस की तरह यूज कर रहे हैं। उनका लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जिहादी संगठनों से इनका लिंक्स है। वहां से जाते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, लौट के आते हैं, और कई ऐसे भी हुए कि लौट के नहीं आए, वहीं मारे गए। मैं आपको तमाम उनकी लिस्ट भी मैं ये दे दूंगा। तो दैट इज व्हाट आई सेड कि ये कोई ये बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है कि थोड़े लोगों ने जश्न मनाया। थोड़े लोग क्या होते हैं सर, तो बाकी जो मेजोरिटी वो क्या करते हैं? वो कब निकले सड़कों पे कि ये गलत है, ये नहीं करना है। ये तो चाहते हैं चोर से चोरी करो और हम तुम्हारे यहाँ देखभाल करते रहेंगे। तो ये जो इतने भी आपके इंटेलेक्चुअल हैं सर, हमने इंटेलेक्चुअलों को देखा है भारत में यार, ये क्या इंटेलेक्चुअल हैं यार? ये पुलिस में रहे हो, ये ब्यूरोक्रेसी में रहे हो, ये दलाली कर करके सरकारों की मजा लेते हैं और अब हमको ज्ञान दे रहे हैं। ये बिहार और यूपी के छात्रों का मैं राष्ट्र चरित्र और उसके बात कर रहा हूं। मैंने किसी को लिखा कि इन लड़कों का, ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही छात्र राष्ट्र का निर्माण करते हैं। वो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ना नहीं करता है। बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ ज्ञान देखते हैं। सर, आप पूरी इतिहास पढ़ लीजिए भारत का। राम प्रसाद बिस्मिल भी कभी छात्र, आजाद भी छात्र थे। इन लोगों ने राष्ट्र का निर्माण किया, नींव रखी। और ये आपके जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड वाले ना, इनके सैक्रिफाइसेस के ऊपर में इन्होंने दुकान खोली और समय पर बेचा। दुकान खोली इन्होंने उसके ऊपर पे। तो ये तो हमेशा से चला आ रहा है। मैंने अब आपको पाकिस्तान का एग्जांपल दिया ना, ऑक्सफोर्ड वालों का क्या हाल हुआ उसके बारे में मैंने बताया। लेकिन हमारे यहाँ ये कान खुल के सुन ले लोग कि ये बच्चों, हम और आप तो पूरे हिंदुस्तान में इतनी जगह जाते हैं और ऐसे ही बच्चों से हमारा ताल्लुकात होता है। यही होता है हमारे, और इन्हीं लोग से राष्ट्र निर्माण होता है। और ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए नालायक रोमिला थापर जैसे लोग इनके सैक्रिफाइसेस पे दुकान खोलते हैं। ये राम प्रसाद बिस्मिल और आजाद ने कब्र खोदा था ब्रिटिश राज का। इन्हीं गद्दारों ने ब्रिटिश राज से मिलकर उनको मरवाया और खुद ही कुर्सी पर जाके वही मैंने कहा। और ये सब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े, ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से ये सब एब्सोल्युटली एक ही विचारधारा। इसी में ब्यूरोक्रेट भी तो है ना सर हमारे यहाँ, जो ज्ञान दे रहे हैं। इन लोगों ने, इन्होंने, और बेशरम, तुम जिस कुर्सी पे बैठे हुए थे, जिस बंगलों में तुम गए, तुम जिस हार्वर्ड में गए, तुम किसी भी वो संस्था जो कि टेलर मेड था, एक पर्टिकुलर पैरामीटर था उस समय सरकारी नौकरी पाने का, उस पैरामीटर का तुमने फायदा उठाया जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया था, जो स्थापित किया गया। और लेकिन इन लोगों ने कब्र जो है उसकी कब्र खोदी अंग्रेजों ने, और तुमने आजाद भारत का कब्र खोजा। वो आज भी कर रहे हैं सर, मैंने वही तुमने आजाद भारत का कब्र खोदा तुमने, और आज भी वही कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं सर कि ये सब सत्ता में रहे, सत्ता के बाहर रहे, व्यवस्था में रहे, तब भी किया, और आज उसी का हक अदा कर रहे हैं। आज वही तो कर रहे हैं। ये ज्ञानी जो पैदा अखबारों में आर्टिकल लिखते हैं, भारत की नई पार्लियामेंट बने तो 50-60 वही ब्यूरोक्रेट मक्कार आ जाते हैं, वही ज्ञान देने लगते हैं। सब जगह वही है, वही 50 चेहरे हैं, और इनको इंग्लिश मीडिया जगह देता है। आज इनकी स्पेस कम हो रही है तो ये इंटॉलरेंस और हमको एडजस्ट करना चाहिए, एलिनेशन, यही मक्कार हैं जो अपनी नस्लों के लिए, जिन्होंने इन्होंने बाहर पढ़ाया है, उनके लिए रास्ता बना रहे हैं।
मैं समझता हूँ कि सिंह साहब एक ऐसा मौजू था जिस पे लोग आपसे सुनना चाहते थे। हम लोग काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि दिवाली बाद हम लोग फिर बैठें और ये जो मुंबई में जो नार्को जिहाद चल रहा है इस पे लंबी चर्चा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।